और दूसरा गार्ड को हरी झंडी देनी होती है कि जब वो सीटी बजाता है तो गार्ड को हरी झंडी देनी होती है। स्टेशन पर गाड़ी ने तो सीटी बजा दी, इधर गार्ड को क्रांतिकारियों ने अपने कब्जे में ले लिया, उसको हरी झंडी नहीं देने दी और खजाना उठाने की बात होने लगी। अब खजाने का ताला न टूटे, ध्यान दीजिएगा, खजाने का ताला नहीं टूट रहा था। हमारे क्रांतिकारी उसमें इतने स्ट्रांग हुआ करते थे, ये नहीं कि अपने हेल्थ के प्रति कॉन्शियस नहीं थे कि ऐसे दुबले पतले बस किसी ने कह दिया और उससे मोटिवेट होकर के या चढ़ करके बातों में फंस करके आगे निकल गया, ऐसा नहीं। बहुत अच्छे ढंग से वो अपने को तैयार रखते थे, फिजिकली मेंटली हर तरह से तैयार रखते थे। अशफाकुल्लाह ने कहा कि ताला कैसे नहीं टूटेगा, उन्होंने अपने हाथ से उस ताले को तोड़ा। जो ताला जो सरकारी ताला किसी उससे नहीं टूट रहा था, हथौड़े से नहीं टूट रहा था, उसको उन्होंने अपने हाथ से तोड़ा। तो कहने का मतलब यह है कि जब उन्होंने ठान लिया कि हमें इसको क्रांति को आगे बढ़ाना है, तो उन्होंने ताला तोड़ा। ताला तोड़ने के बाद फिर वो अपने उसको गाड़ी को आगे जाने दिया। ये बात पूरी आग की तरह पूरे देश में फैल गई कि काकोरी कांड हो गया। और काकोरी स्टेशन आज भी मौजूद है। जो लोग लखनऊ गढ़ जाते होंगे तो हो सकता है आपको रास्ते में ट्रेन में काकोरी स्टेशन मिलेगा जरूर। खजाना लूट गया, उधर अंग्रेजों ने अपनी योजना बनाई कि इस पूरी आर्मी को हमें तहस नहस करना है, इसके सारे लोगों को पकड़ना है। चंद्रशेखर आजाद से वहाँ पर अल्फ्रेड पार्क में मुठभेड़ होती है, चंद्रशेखर आजाद अपने को शहीद कर लेते हैं। अशफाकुल्लाह, मनमथ नाथ, राजेंद्र लाहिड़ी ये सब पकड़ लिए जाते हैं और अशफाकुल्लाह को जो जेल होती है वो वहाँ पर अयोध्या, जो पहले फैजाबाद हुआ करता था, उस जेल में रखा जाता है। और वहाँ पर जेलों में वो लोग गीत लिखते हैं, नारे लिखते हैं कि हम जो है अपने देश के लिए अभी भी कुर्बान होने के लिए अभी बहुत कुछ दे सकते हैं। तो ये पूरी टीम थी जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में मदद किया। भगत सिंह का उसी तरफ एक पूरा अभियान चल रहा था। उन्होंने जलियांवाला बाग देखा था और जलियांवाला बाग देखने के बाद उनके मन में ठान लिया था कि जिन्होंने इस कांड को अंजाम दिया है उनको हम दंड दे के छोड़ेंगे। और दंड देते हैं। सांडर्स की जिन्होंने पिटाई की थी उसको निपटाते हैं। उसके बाद एक बहुत दिनों के बाद में एक जो है क्रांतिकारी इंग्लैंड जाता है पढ़ने के लिए, और पढ़ने के लिए जाता है तो क्या करता है, बच्चों ध्यान सुनिएगा इसको, कि वो अंदर अपने जुडिशियल कुर्सी पे बैठा होता है। वहाँ जाने के लिए चेकिंग होती है हर आदमी की कि कोई आर्म लेके ना जाए, है ना, आर्म लेके ना जाए। बाइबिल एक किताब मोटी सी थी, उस किताब को वेल डिजाइन रूप में इतना अंदर से काटा गया कि जिसमें उसमें रिवॉल्वर फिट हो जाए, और रिवॉल्वर फिट हो जाती है और उसको लेके बाइबिल तो कोई नहीं रोकता ले जाने के लिए। बाइबिल लेके अंदर जाते हैं। कौन जाता है? उधम सिंह जाते हैं और बाइबिल लेके जाते हैं। वहां जो है टायर को भरी सभा में शूट कर देते। इतनी हिम्मत का काम कर देना, यार जो हमें लगता है कि हमने इंडिपेंडेंस हासिल कर लिया है, इतना आसान नहीं हुआ करता था, है ना। जब हम दुर्गा भाभी की बात करते हैं, क्रांतिकारियों को रोकना, खाना खिलाना और उन तक हथियार पहुंचाना, ये सारी चीजें। इसी तरह से हम अगर हम नरम पक्षों की बात करें तो गांधी, नेहरू, टैगोर और सरदार पटेल, इस तरह के जो लोग हुआ करते थे, उन्होंने दूसरा फ्रंट संभाला हुआ था, क्योंकि वो सबके सामने आ सकते थे, सबके सामने आकर के लड़ सकते थे। उनके जो तरीके थे वो अहिंसात्मक हुआ करते थे। और आपको बताते हुए मुझे गर्व की अनुभूति होती है कि गांधी जी को भले नोबेल ना मिला हो, लेकिन इस दुनिया में 6 से 7 लोगों को गांधीयन आइडियलिज्म पे नोबेल मिला। नेल्सन मंडेला और मार्शल टीटो, और अमेरिका का नाम लीजिए, वो मार्टिन लूथर किंग। ठीक है, अभी सोशल जस्टिस की बात हो रही है। हमें सोशल जस्टिस से एक कदम और आगे बढ़ के सोचने की आवश्यकता है। क्या हम हर समय फर्स्ट डिवीजन फर्स्ट आने वाले के लिए ताली बजाएंगे?
क्या जो सेकंड रह गया, जो थर्ड रह गया, उसकी योग्यता खत्म है। और आप देखिए ये हमारी जो संस्कृति है ये बहुत से बच्चों को डिप्रेशन में ला रही है। हमारे समाज में हर तरह के लोग हैं और हमें हर तरह के लोगों के साथ आगे बढ़ना है। अगर हम सबकी प्रतिभा का सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं, कोई किसी क्षेत्र में अच्छा है, कोई किसी क्षेत्र में अच्छा है, हो सकता है कोई टाइपिंग बहुत अच्छा करता हो सकता है कोई ड्राफ्टिंग बहुत अच्छा करता होगा, हो सकता है कोई अपनी इंटेलिजेंसिया पे बहुत आगे चल रहा होगा, हो सकता है कोई टेक्नोलॉजी में आगे हो सकता है कोई ह्यूमैनिटीज में आगे हो। तो मेरा मानना है कि अब हम सोशल जस्टिस से आगे बढ़ करके जिसकी बात करें और करनी चाहिए, क्योंकि हम बहुत समय तक इतिहास को दोष नहीं दे सकते हैं। हम केवल ये नहीं कह सकते हैं जो पिछला गया है हम उसको आरोप और प्रत्यारोप हम नहीं कर सकते। अब ये जमाना आ गया है जहाँ हम एक्सेप्टेंस की बात करें, और ये एक्सेप्टेंस है सोशल एक्सेप्टेंस। जिस दिन हम सोशल एक्सेप्टेंस की बात करना शुरू कर देंगे उस दिन हम सभी को स्वीकार करना शुरू कर देंगे और सबका समान समावेशी विकास जिसको हम बात कर रहे हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात कर रहे हैं, वो हम करना शुरू कर देंगे। मैं अभी आ रहा था तो रास्ते में एक सफाई कर्मी मुझे दिखा, भीग रहा था लेकिन अपने काम में लगा हुआ था, है ना। उसका जो एक्शन, उसका जो परफॉर्मेंस है, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी जो ड्यूटी है, जो वो कर रहा था, उसको हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। क्या हम उसी के लिए तालियां बजाएंगे जो नंबर 1 आया है? हमें तालियां उसके लिए बजानी है जो बहुत छुप के, बहुत शांत होकर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, कहीं भी उसको जो है कोई रिकॉग्निशन मिले या ना मिले लेकिन काम कर रहा है। और ये चीज़ जब हम जिस दिन स्वीकार कर लेंगे, इस समाज में डिप्रेशन जैसी चीज़, इस समाज में जो स्ट्रेस जैसी चीज़ है, टेंशन जैसी चीज़ें खत्म होना शुरू हो जाएगी। जो जैसा है उसको हमें वैसे स्वीकार करना है। फिट इंडिया मूवमेंट की बात विनोद जी ने कही है। मैं इस पे एक आपसे कमिटमेंट भी चाहता हूँ और मैं ये भी चाहता हूँ कि अगले आने वाले कुछ दिनों में, अगले हफ्ते में हम इस पे कुछ काम करें, अगले पखवाड़े में हम कुछ काम करें और हम इस पे दिखाएं कि हम फिट इंडिया मूवमेंट के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि स्वास्थ्य ही हमारी बहुत बड़ी निधि है। जान है तो जान है, जो पहला कहते हैं ना, सब पहला सुख, एक सेंटेंस है कि पहला सुख निरोगी काया। आप स्वस्थ हैं तो आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। इसलिए मैं फिट इंडिया मूवमेंट के लिए फिर से मैं विनोद जी को और इधर रवि पांडे जी को मैं चाहूँगा कि हमारे ऑफिस को फिर से मोटिवेट करें और इसके लिए जो भी करना है, उसके लिए जो भी सपोर्ट हमें विभाग की तरफ से देना है, मैं डायरेक्टर साहब की तरफ से भी एश्योर करना चाहूँगा कि वो पूरा हम आपको सपोर्ट देंगे। एक चीज़ और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जब भी हम कंपटीशन करें तो कंपटीशन में ये जरूर देखें कि साथ वाले को हम खींच पा रहे हैं, नहीं खींच पा रहे हैं। तो जो कॉन्सेप्ट है, एक बढ़ाए एक, सहारा जरूर दीजिए अपने नीचे वाले को, या जिसको आपको लगता है कि उसको आपको सहारे की जरूरत है तो बढ़ाने की आवश्यकता है। उसको डिमोटिवेट करने की आवश्यकता नहीं है। उसकी कमी है तो उसमें आप कहाँ सपोर्ट कर सकते हैं, कहाँ देख सकते हैं, वहाँ पे आवश्यकता है। मैं ब्लॉग लिखता हूँ और ये मेरी आदत काफ़ी पहले से ही, जब मैं यूपी में भी सर्विस कर रहा था वहाँ से मैंने लिखना शुरू किया था। और सोशल मीडिया की जो ताकत आपने कही कि हो सकता है शायद मैं यहाँ लिखता, किसी अखबार में छपता, ना पहुँच पाता, लेकिन जब मैं लिखता हूँ तो मेरे जो व्यूअर्स हैं नेचुरली इंडिया में तो ज़्यादा है ही हैं, और उसकी जो स्टैटिस्टिक्स कहती है वो उसके बाद सेकंड नंबर पे अमेरिका को लाती है। अमेरिका के बाद वो यूके को लाती है, यूके के बाद कुछ नॉर्थ ईस्ट एशिया के जो लोग हैं वो पढ़ते हैं हमें, और कुछ ये रसिया से और कुछ चेकोस्लोवाकिया वगैरह से ये पढ़ते हैं। तो उसमें स्टैटिस्टिक्स आती है, वो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारी जो ब्लॉग की स्टैटिस्टिक्स है वो कहती है कि आपको कितने लोगों ने कहाँ से पढ़ा हुआ है। तो ये शायद मैं अगर सोशल मीडिया ना होता और इसी तरह की इंटरनेट की चीज़ें ना होती तो शायद मुश्किल होता। लेकिन ये अच्छी बात है कि आप सोशल मीडिया का जो यूज़ कर रहे हैं उसमें वो आपको कंट्रोल ना करें। आप सोशल मीडिया को कंट्रोल करें तो ये तो बेहतर है कि वो बात हो रही थी एक दिन की ह्यूमन का मैकेनाइजेशन और मशीन का ह्यूमनाइजेशन, दोनों में हमें एक साम्यता स्थापित करनी पड़ेगी कि चैट जीपीटी कहीं हमारे ऊपर राज तो नहीं करा, कहीं हमारे लिखने की क्षमता तो धीरे धीरे नहीं खो जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तो यूज़ तो करना है, काम को फास्ट करना है, लेकिन क्या हमारी क्रिएटिविटी, या हमारी ये चीज़ें
कहीं बाधित तो नहीं हो रही। तो मैं चाहूँगा कि हम इसको लेकर आगे बढ़े। और बात शहरी विकास विभाग की है तो इंडिया के पूरे देश को, पूरे देश ही नहीं, पूरे विश्व को सिर्फ हम चाहें तो दो भाग में बांट सकते हैं। एक है शहरी और दूसरा है ग्रामीण। बस इसी दोनों में डिवाइड हैं, या तो शहरी में है या तो ग्रामीण में है। ठीक है, शहर की योजनाएं शहर को आगे बढ़ाएंगी, क्योंकि शहर ग्रोथ इंजन है, शहर बड़ा भाई जैसा है। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ग्रामीण क्षेत्र को, रूरल एरिया को, रूरल सेक्टर को वो आगे बढ़ाए। आप जितने आगे बढ़ेंगे, हम पीछे लगे हुए डब्बे, जो रूरल एरिया है पीछे लगे हुए डिब्बे हैं, वो भी उतने आगे प्रगति करेंगे। रूरल सेक्टर जितना आगे बढ़ेगा उतना देश बढ़ेगा। हम अगर आप एक पाई चार्ट बनाएं और उस पाई चार्ट में आप कहें कि एक पोर्शन अर्बन का है, एक जो है रूरल का है, किसी एक को घटाएंगे तो आपकी टोटल ओवरऑल परफॉर्मेंस पे असर आ जाएगा। दूसरे को घटाएंगे तब भी ओवरऑल परफॉर्मेंस असर आ जाएगा। तो यहाँ पर दोनों को हम साथ लेकर के चलने की आवश्यकता है। अदरवाइज हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो आगे नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि अभी भी मोर देन 50% जो हमारी पॉपुलेशन है वो किस पे डिपेंड करती है, रूरल इकोनॉमी पे, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी पे डिपेंड करती है। तो वहाँ भी हमें ध्यान देना है, हम इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, आपके साथ साझा करना चाहूँगा कि अक्सर भाषा को लेकर के हम लोग विवाद देखते हैं, पूरे देश में विवाद चलता रहता है। कहीं संगीत मानसिकता का कोई होता है तो विवाद खड़ा करता है कि ये भाषा होनी चाहिए, वो भाषा होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारी भाषा वो पढ़े, वो जाने, वो बोले। एज ए हिंदी भाषी हम ये भी चाहेंगे कि क्या हम भी कोई भाषा और सीखना चाहते हैं। हिंदी अंग्रेजी आप जानते होंगे, अच्छी बात है। क्या इसके अलावा कोई भारतीय भाषा आप और सीखना चाहेंगे? तो आप मन में एक संकल्प लीजिए, आज 15 अगस्त का दिन है, कि कोई भी भाषा जो आपको पसंद आ रही हो, किसी को हो सकता है पंजाबी पसंद आ रही हो, किसी को हो सकता है गुजराती पसंद आ रही हो, किसी को मराठी पसंद आ रही हो, किसी को हो सकता है तमिल पसंद आ रही हो। आप अपने डायनेमिज्म में, अपने ब्रॉडर एस्पेक्ट में किसी एक भाषा को स्वीकार करना सीखें कि मैं भी तीसरी भाषा को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। तो हमारा एक जो योगदान होगा वो देश के लिए, जो हमारी इंटीग्रिटी के लिए योगदान है वो भी होगा। हम उनसे तो उम्मीद करते हैं, हम भी चाहें हम किसी एक भाषा की तरफ आगे बढ़ें। तो मैं भाषा के संबंध में भी आपसे उम्मीद करता हूँ। और एक बात जो आई असद जी की, पांडे जी ने बहुत अच्छा प्रयोग किया है, शायद मैंने भी पहली बार सुना। अक्सर असद जी की बात हम करते हैं तो हमारे मन में आता है कि महिलाओं का एक समूह होगा, काम कर रहा होगा। और असद जी ने बहुत अच्छा काम किया है, मतलब यू विल रियली अप्रिशिएट कि असद जी का जो फार्मूला आया था उसने आधी आबादी को एक सशक्तिकरण प्रदान किया है। और पांडे जी ने जो प्रयोग किया है वो लाल कुआं का प्रयोग किया है। लाल कुआं में इन्होंने एक पुरुष संसद जी का गठन किया और उस पुरुष संसद जी ने इतना अच्छा काम किया कि हमारी जो नगर पंचायत थी उसने स्टेट में नंबर 1 रैंक हासिल की। तो इसके लिए मैं पूरी SBM टीम को, हमारे पांडे जी को बधाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने वो कर दिखाया जो हम जिसके लिए मतलब हम सोच रहे थे कि ऐसा हो सकता है। एक और कॉन्सेप्ट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, वो है रामनगर की कॉन्सेप्ट। हमारे यहाँ एक रोजमर्रा की मान्यता है कि गाय के लिए ग्रास निकाला जाता है, गौ ग्रास जिसको कहते हैं। तो उन्होंने इसको पकड़ा कि समाज में क्या चल रहा है, और वहाँ पे जो नगर पालिका है उसने क्या किया कि एक पूरी एक छोटी सी गाड़ी चला दी, उसमें पीछे बिन लगा हुआ है जहाँ पर रोज सुबह टहलती है और हर घर से जिसको जो देना होता है, कोई चारा देता है, कोई रोटी देता है, ऐसे पूरा इकट्ठा करके फिर इनकी जो गौशाला है वहाँ लाकर इसको उसको देते हैं। देखने में बहुत छोटा एक्सपेरिमेंट है, लेकिन कैसे उन्होंने इसको सिस्टमेटिक कर दिया है, इसकी मैं तारीफ करना चाहूँगा। इस तरह से हमारी 8 या 9 ULP हैं जिन्होंने नए नए मानक स्थापित किए हैं। मानक तो सभी ने स्थापित किए हैं, लेकिन 8 और 9 ऐसे हैं जिनको हमने नेशनल रिकग्निशन लेवल पर जो है उनको मान्यता मिली है। अभी हाल में ही एक आपके लिए अच्छा अचीवमेंट और है, और वो ये है कि विकास नगर को स्कॉच अवार्ड मिला है। वो उनको घोषणा हुई कि स्कॉच अवार्ड मिलेगा और उनको दिल्ली में सम्मानित किया जाएगा। उनको रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए स्कॉच अवार्ड मिला। तो हमारे छोटे छोटे कदम जो हैं वो पूरे देश को आगे बढ़ाते हैं।
मैं फिर से अपनी पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहूँगा और धन्यवाद देना चाहूँगा। ये समय आ गया है आगे बढ़ने का और सबको साथ लेकर के चलने का।